बुंदेलखंड की शान, वीरांगनाओं का शहर झांसी, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। और बुंदेलखंड की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो एक समय वो भी था जब बुंदेलखंड के बारे में ये बात होती थी कि तमाम संसाधनों से संपन्न ये पूरा इलाका माना जाता था। खनिज भी यहाँ पर थे और वो कोई भी बुनियादी सुविधा यहाँ पर नहीं थी जिसके बारे में बात की जाए। लेकिन धीरे धीरे अब जब भी बुंदेलखंड की बात हुई तो इसके पिछड़ेपन की तस्वीरें आने लगी और पिछड़ेपन की कहानी ही सब लोग सुनाने लगे। और इसीलिए जिस विषय पर इस वक्त हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे वो भी इसी से जुड़ा है कि वादों की कसौटी पर बुंदेलखंड, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, वादे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन जनता को यह तय करना है कि आखिर कसौटी पर खरा कौन उतर रहा है। और उसी पर हम शुरुआत बीजेपी की तरफ से करते हैं। डॉक्टर रविंद्र शुक्ला, आप क्या दावा करेंगे, कितने वादे जो आपने 5 साल पहले किए थे इस पूरे इलाके के लिए उन पर आप खरे उतर पाए हैं, या फिर जनता दोबारा आपको जिस तरह से बम्पर वोट पिछली बार दिए थे उसी तरह से आपको चुनकर लाए? देखिए, जहां तक बुंदेलखंड की जनता का सवाल है, माइक बुंदेलखंड की जनता ये भली प्रकार जानती है कि जो हमने कहा था वो हमने किया है। और इसका अगर उदाहरण देना हो तो मैं झांसी से 4 बार एमएलए रहा हूं, और जब मैं आया था तो झांसी में पेयजल केवल 24 एमएलडी पानी था। ये मैं दुनिया को बता रहा हूं। 75 एमएलडी पानी की आवश्यकता थी, पानी तक पीने को नहीं था झांसी में। सड़कों का तो सवाल ही नहीं उठता, किले तक जाने का रास्ता नहीं था। आज झांसी देख लीजिए, उस समय का झांसी देख लीजिए, तब से लगातार लगभग भारतीय जनता पार्टी यहां पर है। और जहां तक बुंदेलखंड का सवाल है, बुंदेलखंड अगर पिछड़ा है, मैं विधानसभा में बोलते हुए मैंने केवल एक शब्द कहा था, वो आज भी कह रहा हूं कि पिछली सरकारों ने ये बुंदेलखंड शब्द का अपमान लगातार बुंदेलखंड साथ जोड़े रखा। उसके क्या कारण है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि मैं ये कह सकता हूं कि आज पिछड़े बुंदेलखंड के साथ जुड़ा हुआ ये पिछड़ा शब्द, जैसा अभी आपने कहा, मैं इससे अब सहमत नहीं हूं। ये पिछड़ा शब्द पूरी तरह समाप्त होने के कगार पर है। उसका कारण मैं सीधा एक कहता हूं, झांसी में या बुंदेलखंड में ये केवल माइनिंग का ही काम नहीं। यहां जब तक कृषि को पानी नहीं मिलेगा, पीने तक का तो पानी नहीं है, तो जब खेती को पानी नहीं मिलेगा, जब तक किसान संपन्न नहीं होगा, जब तक गांव संपन्न नहीं होगा, जब तक बुंदेलखंड की प्यास नहीं बुझेगी, तब तक भला ये बताइए कि ये विकास कैसे हो पाएगा और पिछड़ा शब्द कैसे खत्म होगा। इस पिछड़ा शब्द को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने क्या किया, एक बहुत बड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो एक महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई थी, केन बेतवा लिंक परियोजना। जैसे ही अटल जी गए वैसे ही असंवेदनशील सरकारों ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय सरकार ने यह तोहफा बुंदेलखंड को दिया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि केन बेतवा लिंक परियोजना, जिसकी लागत 44,605 करोड़ रुपया है, वार्षिक सिंचाई से 10.62 लाख हेक्टेयर होगी, 103 मेगावाट बिजली बनेगी, इससे पेयजल आपूर्ति भी होगी। और इसमें लागत में बड़ी ये घोषणा की है सरकार ने कि 39,370 करोड़ रुपए का केंद्रीय सहयोग है। और 36,290 करोड़ का केंद्रीय अनुदान है, और 3,027 करोड़ का उत्तर प्रदेश को ऋण है। और अर्जुन सहायक परियोजना जो पड़ी हुई थी ठंडे बस्ते में, पिछली सरकारों ने डाल दी थी, उसको हमने पूरा किया है। इससे सिंचाई का क्षेत्र जो अभिसिंचित होगा वो 59,485 हेक्टेयर होगा। अभी डिफेंस कॉरिडोर की चर्चा अनुराग जी कर रहे थे। जनरल बिपिन रावत जी को हमने सम्मान दिया है और उनके नाम से इस योजना का नामकरण किया है। उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों में यह योजना चालू हो रही है। लेकिन बुंदेलखंड के लिए गर्व का विषय है, लगभग इसका 65% हिस्सा केवल बुंदेलखंड को मिला है। और जहां हम बैठे झांसी में 59% तो अकेला झांसी को है, अकेला झांसी को। झांसी में 1050 हेक्टेयर जमीन यह अधिग्रहित की गई है।
और एक इकाई का शिलान्यास हो चुका है जिसमें 400 करोड़ रुपए लग गए हैं। जाहिर है डॉक्टर 2 मिनट में मैं खत्म कर रहा हूं। चित्रकूट में 500 एकड़ जमीन लेनी है, वहां पर 100 एकड़ लगभग जमीन ली जा चुकी है। इसके अलावा केवल 2 मिनट और लेकर के मैं केवल वो योजनाएं जिनके लिए बुंदेलखंड जिसके लिए परेशान है वो कैसे, जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, जैसा आपने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर ना तो यहाँ की बेरोजगारी दूर होगी और ना ही यहाँ की सिंचाई के बगैर किसान खुश होगा, और किसान खुश नहीं होगा तो बुंदेलखंड कभी पिछड़ा से हट नहीं सकता। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे 296 किलोमीटर भरतकूप से लेकर कुदरेल तक, लागत 15,000 करोड़, और इसमें बुंदेलखंड के 138 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र, आपने बहुत योजनाएं जो बताई, मैं समझ गई आपकी योजना। हर घर हर नल योजना में हमने आज तक आप समझ लीजिए कि 991 गांव तृप्त कर दिए हैं। 3622 गांव में काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत यहां पर हम आप जानते हैं मेट्रो रेल ले आए हैं। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को मिला करके अटल जी की वो महत्वाकांक्षी योजना पूरी हुई है जिसमें 6 एक्सप्रेस हाईवे शायद भारतवर्ष में कहीं नहीं मिल रहे होंगे, ये केवल बुंदेलखंड के हृदय झांसी में मिल रहे हैं। इसलिए झांसी का भाग्योदय सुनिश्चित है, कोई दुनिया का ताकत रोक नहीं सकती। बुंदेलखंड अब पिछड़े शब्द से निजात पाएगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। डॉक्टर रविंद्र, बहुत आपने अच्छे तरीके से ये बयान किया कि क्या क्या योजनाएं हैं और उनके बारे में जो डिटेल्स हैं। एक बार मैं कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी। ओम प्रकाश जी, आपका पूर्व मंत्री हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले थे। ये बताइए ओम प्रकाश जी, अब राज्य के बारे में तो आपकी सरकार गए हुए बहुत समय हो गया है, तो राज्य की योजनाएं और खासकर बुंदेलखंड के बारे में तो मैं आपसे क्या पूछूं, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि जब केंद्र में सरकार थी, क्योंकि बीजेपी लगातार यही बात कर रही है कि डबल इंजन की सरकार होने से जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको किस तरह से यहाँ इंप्लीमेंट किया गया, जो पूरी फेहरिस्त अभी डॉक्टर साहब ने बताई, वो इस बात की गवाही देती है कि केंद्र और राज्य में क्योंकि इनकी सरकार है और इसीलिए ये तमाम योजनाएं जो हैं वो धरती पर और पटल पर आ पा रही हैं। आप क्या कहेंगे कि आपकी जब यहाँ पर सरकार थी तो बुंदेलखंड की क्या अनदेखी हुई जैसा कि बीजेपी कह रही है? दो बातें होती हैं, एक तो ये कि योजनाएं बनना और दूसरा ये योजनाएं दिखना। तो मैं किसी हद तक सहमत नहीं हो पाता हूं, ना माननीय केंद्रीय मंत्री की राय से और ना अपने साथी की राय से, क्योंकि जब आपने योजना आयोग ही बंद कर दिया तो योजनाएं बनाएंगे क्या और करेंगे क्या? जो भी आज बुंदेलखंड में दिख रहा है, माता टीला डैम हो, राजघाट बांध हो, BHEL हो, बारिशा थर्मल हो और तमाम योजनाएं, विश्वविद्यालय हो, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सब कांग्रेस की देन है। तो कांग्रेस ने बुंदेलखंड का और झांसी का पूरी तरह से नक्शा बदल दिया। आज आप झांसी को देख करके, ये कब की बात कर रहे हैं आप? कब मतलब कब की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो देन है, मतलब कब, कितने साल पहले कांग्रेस ने ये वो किया था? कितने साल पहले ये किया? ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के अभी तक, मतलब जब आपकी केंद्र में सरकार थी आप उसकी बात कर रहे हैं? जब बीजेपी का जो टाइम आया, पीरियड आया, तो इसमें भी देखिए जैसे केन बेतवा का माननीय मंत्री जी ने अभी उदाहरण दिया। केन बेतवा योजना जो थी ये मनमोहन सिंह के वक्त में इसका वो हुआ था। माननीय मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में थे, गौड़, शायद गौड़, मैं अगर ठीक से नाम ले रहा हूँ, तो उनको के साथ में बैठ करके इसके ऊपर साइन किए गए थे और ये संधि वो हुई थी। तब से टेक्निकल जो सर्वे होता रहता है वो होता हुआ डिले होता चला गया मामला, और वो जाकर के अब कंप्लीट हुआ तो इन्होंने उसको स्वीकार किया। और अब उसमें जब बनना शुरू हो, क्योंकि इलेक्शन नहीं होता तो इट मे बी कि वो उमा भारती जी आई, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कैसे हम शुरू करेंगे, नहीं कर सकते। तो कहने का आशा ये है कि योजनाएं जो बनती हैं और योजनाओं का क्रियान्वयन और दिखना,
कि फील्ड में दिखे, और फिर उसका आउटपुट कि बेरोजगारी कैसे हटी, किसकी योजनाओं से, किसके कार्यकाल की योजनाओं से हटी, एजुकेशनल डेवलपमेंट किसके टाइम में हुआ, कैसे यूनिवर्सिटी आई, दो यूनिवर्सिटी झांसी में हो गई है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गई है और एक जनरल यूनिवर्सिटी है। तो अलग दिखता है कि कैसे झांसी का डेवलपमेंट हो रहा है, बुंदेलखंड का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रासलैंड। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी ओम प्रकाश जी, आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब यहाँ पर रैली की अब से 3 दिन पहले, उन्होंने इस तरह के कोई भी जो आप यहाँ पर गिना रहे हैं, आपकी केंद्रीय नेता, नेशनल लेवल की लीडर, उन्होंने इस तरह के कामों की फेहरिस्त कुछ नहीं गिनाई, बल्कि कांग्रेस यहाँ पर जातिगत समीकरण बिठाने में ही लगी हुई है। क्या आपको अभी भी कोई भरोसा नहीं बचा है कि विकास की बात पर आप काउंटर कर सकते हैं, या वो आपके वादों की फेहरिस्त में कहीं शामिल हो सकता है? नहीं, विकास के नाम पर तो अब 30 साल से प्रदेश में कांग्रेस नहीं है, तो अब आप 30 साल के बीच का हिसाब अगर कहेंगे तो कांग्रेस क्या कहेगी। लेकिन केंद्र में गवर्नमेंट हुई तो मैंने मनमोहन सिंह का पार्ट बताया, और उन्होंने तो बुंदेलखंड के लिए अलग से पैकेज दिया था। ठीक है, आपको और से इस बात पूछ रहे हैं, थोड़ा सा क्या मुझे लिसनिंग प्रॉब्लम है। अच्छा, नहीं कोई, मैं सुरेंद्र जी से एक सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि रविंदर जी काफी इस पर कहना चाहते हैं, जवाब देना चाहते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, इस वक्त बुंदेलखंड की स्थिति की अगर हम बात करें, 5 साल में बदलती हुई तस्वीर लगातार बीजेपी दिखा रही है, लेकिन अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, या यहाँ पर क्योंकि बीएसपी भी काफी हिस्सों में दिखाई देती है पुराने रिकॉर्ड की अगर हम बात करें, आपको स्थिति अब बीजेपी में बुंदेलखंड में किस तरह से बदलाव दिखाई दे रहा है पिछले 5 सालों की बात करें तो? देखिए, हर आदमी का अपना नजरिया होता है, और हर सरकार जो होती है वो अपनी बात कहती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। किस्त का जाहिर है पिछली सरकार ने किया, उसका क्रेडिट आने वाली सरकार ले लेती है, उसके बाद आने वाली सरकार ले लेगी। मेरा एक सवाल है इस बुंदेलखंड को लेकर। मैं पिछले लगभग 40 साल से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ, और जो सबसे बड़ी चीज बात होनी चाहिए यहाँ के लिए, तमाम उद्योग की बात हो गई, सब चीज़ों की बात हो गई, मैं पर्यटन की बात करता हूँ। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। पिछले 40 साल से मैं यही सुनते आ रहा हूँ, ये पर्यटन का सबसे बड़ा हब साबित होगा हमारे लिए। ये आज तक नहीं हो पाया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसके लिए मैं जिम्मेदार किसको ठहरा हूँ। आप बात करते हैं, ठीक है, बीएचएल की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप हर नल घर की योजना बता रहे हैं, हर घर में पेयजल पहुंचाएंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो मेन मुद्दे होने चाहिए, जिसपे हम लोगों को काम करना चाहिए, वो कौन हो जाता है? वो कौन है? वो कौन है? जैसे अब मैं एक उदाहरण दे दूंगा मैं आपको। ये कांग्रेस के यहाँ पे सांसद चुने गए प्रदीप जैन आदित्य जी, 2012 की बात है ये, 9 ऐसे कोई था, तो वो उस समय जब मंत्री बने वहां पे, तो तब से यहाँ पे हवाई अड्डे की बात चली, और कम से कम मेरे ख्याल से 15-17 चक्कर तो दिल्ली और लखनऊ की टीम लगा चुकी, आज तक वो पूरा नहीं हो पाया। दूसरी चीज मैं बात कर रहा हूं श्रुति मिल की। यहाँ पे श्रुति मिल था, करीब करीब आप समझ लीजिए प्रत्यक्ष रूप से 2000 लोगों को ये रोजगार देता था, प्रत्यक्ष रूप से। उसके जब भी चुनाव आते, इस बार वो चुनाव में ये मुद्दा है ही नहीं, श्रुति मिल तो है ही नहीं। हम जिस रोजगार की बात करते हैं, जिस श्रुति मिल को चालू करने की बात करते हैं चुनाव के दौरान, वो कहां चला गया? इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराइएगा? तीसरी बात, मेट्रो। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम मेट्रो चलाएंगे झांसी में, इसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। ठीक है सुरेंद्र जी, आपने ये तमाम फहरिस्त जो बताई है, एक में छोटा सा रिएक्शन यहाँ पर हमारे साथ अब बसपा के प्रतिनिधि देवेंद्र अहिरवार जी भी मौजूद हैं। बसपा को पिछले चुनाव में वोट प्रतिशत लगभग मिल गया था, जितना आप चाह रहे थे, लगभग 21 से 22% वोट बसपा को इतनी सीटों पर मिल गया था। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि किसी भी पार्टी ने बीजेपी के अलावा खाता ही नहीं खोला था, सारी सीटें बीजेपी के पास जाए। इस बार क्योंकि बसपा के बारे में यही माना जा रहा है कि लगभग जो बसपा का कोर काडर है सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, बाकी बसपा ने रीच आउट करने के लिए लोगों के बीच कोई ज्यादा कोशिश नहीं की है। क्या आप मानकर बैठे हैं कि बुंदेलखंड में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको आप गिना पाएं और आप काउंटर कर पाएं, इसलिए आपकी पार्टी काफी नदारद है?
सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसा कि आपने कहा कि बसपा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, नदारद है, तो ये तो बसपा ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत है और हम लोग ज़मीनी स्तर पर बूथ लेवल पर जाकर के हमारे पार्टी के वर्कर और हम लोग बिल्कुल पार्टी को कारवा को आगे बढ़ाने के लिए मुस्तैदी से बिल्कुल लगे हुए हैं। और हमारा जो कैडर का वोट है वो तो है यही, हमारे साथ सर्व समाज के लोगों का वोट हमें मिल रहा है और सर्व समाज के लोग जिसमें जो शोषित पीड़ित हैं, वंचित हैं और सवर्णों में खास करके गरीब हैं, जो सदियों से उपेक्षित लोग हैं, वो भी माननीय बहन जी की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। और बुंदेलखंड के अंदर अगर आप विकास की बात करें तो हम तो आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश जो विकास के पथ पर चल रहा है, ये परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के 4 बार की रही सरकार में जो कार्य किए गए उसके बदौलत आज बुंदेलखंड की बात अगर हम आपको बताएंगे तो पैरामेडिकल बहन कुमारी मायावती जी की देन है। और बांदा में जो विद्यालय खुला हुआ है वो भी विश्वविद्यालय, वो भी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी की द्वारा बनाया गया था। अच्छा, अनेकों काम हैं जो हम आपको गिना सकते हैं। हाँ। डॉक्टर रविंदर, ये देखिए कांग्रेस की तरफ से कहना था कि जब उनकी केंद्र में सरकार थी तो सारे काम और प्रोजेक्ट्स उन्होंने ही आगे बढ़ाए। अखिलेश यादव यहाँ पर महोबा में जब रैली करते हैं तो उन्होंने भी यही बात कही कि सारे जितने प्रोजेक्ट्स आप आगे बढ़ा रहे हैं वो सब समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बनाए गए थे और उनको आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बसपा का भी यही कहना है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ना यहाँ पे कोई कारखाना आपने खोला, ना यहाँ पे आपने रोजगार के लिए कुछ किया, इसीलिए पलाया जो प्रतिशत है वो अभी भी वहीं का वहीं है, ऐसा उनका दावा है। देखिए, मैंने पहले कहा कि जब तक मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, तब तक यहाँ की गरीबी दूर नहीं हो सकती, बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। बुनियादी ढांचा कैसे मजबूत होगा, इसका प्रयत्न पूरे योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हमारे बड़े भाई हैं ओम प्रकाश रिछैरिया जी, हम ही ने इनको था मेरे बड़े भाई, मैं उनके पैर छूता हूँ, हमेशा आदर करता हूँ क्योंकि उन्होंने सिद्धांतों की राजनीति की है हमेशा, इसलिए मैं भी उनका आदर करता हूँ। अभी उन्होंने जो बात कही उससे मैं सहमत इसलिए नहीं हूं कि मैं जब आया था तो जो महारानी लक्ष्मीबाई का किला है, जिसको कहा जाता है कि ये यहाँ की शान है, बल्कि दुनिया में झांसी को पहचान दिलाने वाला नाम है, वहां तक जाने का रास्ता पक्का नहीं था जब मैं आया था चुन करके। यहाँ रात को 3 बजे महिलाएं जगती थी कि पानी आएगा, टपकेगा, तब जाकर के पानी हम ले पाएंगे। यहाँ पचकुइया पर लाइन लगती थी रविवार के दिन, लोग बाल्टियों में भर भर के पानी ले जाते थे, वहां मेला लगता था पानी के लिए। ये स्थिति थी। 75 किलोमीटर से पानी लाया हूं, आगे 150 mld पानी हमने दिया, पानी तक तो पिला नहीं पाए, बाकी क्या विकास करेंगे। आप कल्पना करिए, जब पूरा झांसी प्यास से तड़प रही थी, जब जितने FIR हो रहे थे उस FIR में कम से कम 30-40% केवल पानी के झगड़े थे और वो यहां पर हो रहे थे। गलियां ये स्थिति थी कि आप चल नहीं सकते थे, उनमें मैला बहता था, बीच में पानी बहता था, इतना गंदा था कि पूछो नहीं। एक साथ कायाकल्प झांसी का हुआ, एक साथ कायाकल्प। आज ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें बड़ा पार्क ना हो, जहां लोगों को सुविधाएं ना हो, और तमाम कॉलेजेस हमने खोले। मैं उनको गिनाना नहीं चाहता, जो जिस तरह की बातें आदरणीय ने की है या बसपा ने की है, ऐसी अगर गिनाएंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। ये तो पूरे मैं जानता हूं सब लोग सुन रहे हैं, मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, इसका निर्णय जनता करेगी और जनता निर्णय कर चुकी। पिछले बार भी क्या हुआ, स्वीप कर गए, 19 की 19 सीटें हमने जीती और इस बार भी मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इन लोगों के झूठे वादे काम नहीं आएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का असली धरातल पर किया हुआ काम आएगा और पूरे के पूरे सीटें जीतकर हम फिर आ रहे हैं, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सुरेंद्र जी, मैं समझना चाहूंगी यहाँ पे एक चीज, सुरेंद्र जी की बड़े भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं, सुरेंद्र जी की चूंकि पत्रकार हैं, उनकी बात का जवाब जरूर दूंगा। उन्होंने कहा, देखिए जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात की, अगर वो नहीं होंगे तो बुंदेलखंड का क्या होगा, क्योंकि जब तक खेती नहीं होगी, सिंचाई नहीं होगी, पीने का पानी नहीं होगा, क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं होना चाहिए? हाँ, ये तय है कि बनना चाहिए था, अब तक एयरपोर्ट बनना चाहिए था। अब यहाँ डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है तो एयरपोर्ट बनेगा ही, और चित्रकूट में देखो इतना बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जो ठंडे बस्ते में था, फिर से चालू हो गया। और यहाँ भी हम कर ही रहे, लगभग यहाँ चालू हो रहा है कुछ दिन में। यही ये जरूर है कि अभी
या बहुत सारी टेक्निकल परेशानियां होती, तकनीकी परेशानियां होती हैं, उससे अभी एनओसी नहीं मिल पाया। तो जब एनओसी नहीं मिल रहा है, ठीक है, एविएशन डिपार्टमेंट जब तक एनओसी नहीं देगा तब तक सरकार क्या करेगी? डॉक्टर रविंद्र, एक रिएक्शन में ओम प्रकाश जी आप कुछ इनकी बात पर कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं सुरेंद्र जी से कुछ समझना चाहती हूं, आप रिएक्शन दे दीजिए। जी माइक ले लीजिए। आपने कहा झांसी में पीने के लिए पानी नहीं था, थोड़ा माइक पास। माता टीला उसे पचकुइया से और वहां से लोग आते थे। जब मैं छोटा था तो 5 कुएं झांसी में थे जहां से लोग पानी भरते थे, यानी करीब 52 के करीब। लेकिन जो उसके बाद माता टीला से जब वाटर सप्लाई आई और पहुज डैम की वाटर सप्लाई ब्रिटिश टाइम में ही शुरू हो गई थी, तो झांसी शहर को सफिशिएंट पानी मिलने लगा था। लेकिन आबादी बढ़ते बढ़ते और उन्नति होते होते वो टाइम आया जब मैं यहाँ पर विधायक हुआ। उस वक्त यहाँ पर ये लगा कि पानी की कमी है, तो मैंने वादा किया था इलेक्शन में कि माता टीला से दूसरी लाइन से वाटर सप्लाई यहाँ पे की जाएगी और वो हमारे ही कार्यकाल में शुरू हो करके और लोगों को उसमें पानी मिलना शुरू हुआ था। हाँ। कहने का मतलब ये कि जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी सरकार आती है, वो जो बुनियादी ढांचे होते हैं, सड़क हुआ, नाली हुई, मलिन बस्तियां हुई, पानी हुआ, खेत की सिंचाई हुई, बेरोजगारी के लिए रोजगार हुआ, तो वो सारा सृजन, सारा किया हुआ निर्माण कार्य कांग्रेस का अलग दिखता है, बिल्कुल स्क्रीन की तरह। आप देख लीजिए, ना बातें हैं ना वो है, बातें नहीं दिखती हैं। ओम प्रकाश जी, मैं रोकूंगी यहाँ पर, आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहूंगी, क्योंकि आप एक इतना बड़ा दावा कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती, आप इतनी पुरानी बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो स्थिति बदल चुकी होती। अभी 2022 तक जो योजना चलाई जा रही है हर घर जल, अभी तक भी कुछ घरों में नल नहीं पहुंचा है। तो अगर आपके दावे पर हम विश्वास करें तो ये बात तो कब की हो चुकी होती। हमारे पास समय की बहुत ज्यादा इस वक्त कमी है, क्योंकि दूसरे खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। जवाब हमारे बड़े भाई का देना, बहुत संक्षिप्त में, बस एक लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद। बहुत संक्षिप्त जी में। जी देखिए, ऐसा है कि पानी की ये स्थिति, ये जो झांसी की समस्या है ना, इसीलिए तो कांग्रेस साफ हो गई। अगर इन्होंने किया होता तो इतनी बुरी तरह क्यों परास्त होती। हमने स्वयं मिनिस्टर रहते हुए, आप मिनिस्टर थे, मेरे बड़े भाई हैं, मैं कहता हूं, मैं पैर छूता हूं, आदर करता हूं। ये पॉलिटिशियन की बड़ी अच्छी अदा होती है कि बड़े भाई भी कह दो और उनको सब। नहीं, वो जानते हैं कि मैं उनको बड़ा भाई मानता हूं, मैं बड़ा भाई मानता हूं उनको। एक सेकंड, अगर आप बड़ा भाई मानते हैं तो दावे से कह दीजिए सबसे कि जो मैंने चीजें गिनाई वो दिख नहीं रही हैं, वो है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ओम प्रकाश रिछारिया जी, देखिए ये बहुत पुरानी बातें होंगी, बहुत पुरानी। आप ही ने कहा 30 साल से नहीं है, तो 30 साल से आप है नहीं। आप जल्दी से, मैं जल्दी से जवाब दे देता हूँ। ओम प्रकाश रिछारिया जी का व्यक्तिगत मैं बहुत प्रशंसक हूँ, लेकिन ये गलत है कि बराठा बेसिन पेयजल योजना मैंने बनवाई, माता टीला पेयजल योजना मैंने बनवाई, और आश्चर्य की बात 75 किलोमीटर से पानी लाने के बाद भी एक लीकेज नहीं हुआ, वहां से लेके पहली बार चालू हुआ और पहली बार पानी बटने लगा। चलिए ठीक है, बहुत अहम यहाँ पर, क्योंकि वादों की हमने बात की थी और वादे यहाँ पर, दावे और वादे दोनों ही किए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर बुंदेलखंड की जनता को अब ये तय करना है कि आखिर किनके वादों में असर उसे दिखाई दे रहा है और किनके वादों में सच्चाई दिखाई दे रही है। हमारे चारों ही खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।